अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जहाँ पूरे मुल्क से अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब लाहौर से रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 4 दिन में वो इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तोशा खाने का केस में रेफरेंस में नाअहल किया था, उसको फिर बहुत जो है वो टॉक ऑफ द टाउन, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी जो है वो एक लहर दौड़ गई, और अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदालतों में वो चैलेंज भी हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है। लेकिन आज इस फैसले को तोशा खाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल किया था, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया है। और इस पिटीशन में जो इसको जो चैलेंज किया गया है, इसमें क्या मुहर्रिकात, क्या लॉ पॉइंट्स उठाए गए हैं और किसने ये चैलेंज किया है, ये आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। मोहम्मद अजहर सदीक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, सॉरी टू से, उन्होंने ये आज इसको चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। अजहर सदीक साहब, काफी दिनों बाद मेरे प्रोग्राम में आपका आज आए हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी दिनों बाद, लेकिन जद्दोजहद तो आपको पता है हमारी चल रही है और हम आराम से तो बैठे नहीं हैं। हम तो किसी ना किसी तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहे हैं और कोशिश हमारी क्या है कि हम कुछ चीज़ों को मंतकी अंजाम की तरफ चले जाए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का एक कंट्रोवर्शियल किरदार आप लोगों के सामने आ चुका है और कई मामलात हैं, लेकिन जो ये वाला मामला है इस पे ज़रा ज़रूरी बात करना इसलिए अहम है कि ये जो है ना इमरान खान साहब का फैसला और बाकी चीज़ें, मोहम्मद जाबिर अब्बास खान है, ये वोटर हैं इमरान खान के हल्के के, मियाँ वाली के, उनकी तरफ से सेक्शन 137 जो है जिसके तहत इमरान खान साहब को नाअहल किया है, उसकी वायरीज को, उसकी आईनी हैसियत को चैलेंज कर दिया गया है कि ये आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादम है। वैसे तो लिखा उसमें यही है कि 137 सब सेक्शन 4 के अंदर कि अगर मिस डेक्लेरेशन होगी तो वो ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि इसमें नाअहली का इख्तियार दे दिया गया है। तो अगर इसी तरह खाली कह के बगैर कोई ट्रायल किए, बगैर कोई शहादत लिए, अगर आप अगर ये इख्तियार सेक्शन 137 के अंदर मौजूद है तो फिर तो ये आइन के आर्टिकल 10 से 4 और 5 के मुतसादम है। और वैसे भी अगर आप जरा समझना जरूरी है कि सेक्शन 137 सिर्फ डिफाइन करता है ऑफेंसेस को कि करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी। अच्छा, करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन की है 167 के अंदर, और उसके अंदर सारी चीजें उठाकर देख लेंगे, वो प्री इलेक्शन के हवाले से, पोस्ट इलेक्शन के हवाले से नहीं। अच्छा चलो उससे आगे चला जाए, सेक्शन 174 है। सेक्शन 174 ये कहता है कि अगर आपने करप्ट प्रैक्टिस की होगी तो आप पे एक पर्चा हो सकता है, इस्तगासा हो सकता है। इस्तगासा सेक्शन 190 के अंदर दिया हुआ है, कोई इस्तगासा सेशन कोर्ट में अंदर दायर होगा और इलेक्शन कमीशन दायर करेगा। उसमें फिर शहादतें होंगी, एविडेंस, जहां एविडेंस होना है, मटेरियल देखा जाएगा, फिर किया जाएगा वाकई ही इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है, और फिर सजा सुनाई जाएगी। और जब वो सजा सुना दी जाएगी, और अगर वो सजा जब आप सुना देंगे तो सेक्शन 235 के तहत फिर आप नाअहल हो जाएंगे। ये बड़ी क्लियर की बात है, वो 5 साल के लिए। अजहर सदीक साहब, जरा हमारे नाज़रीन को ताकि इस क्लियर कट पता चले। एक तो ये है कि आपका कहना ये है कि सॉरी, इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ ये इख्तियार है कि वो जो कौमी असम्बली का जो मेंबर है उसको सिर्फ डिसीड किया जाता है, ठीक है ना, उस सीट से वो नाअहल हो जाता है। जहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस का जो मामला आता है, जो आपने जिस 137 के तहत, जिस शिक के तहत, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल किया, तो जो 137 है, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि 137 बाकायदा ट्रायल कोर्ट में जाएगा, ट्रायल कोर्ट में वो केस चलेगा, वहां पे आपको शहादतें देनी पड़ेगी, आपको साबित करना पड़ेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगी कि बाकी करप्ट प्रैक्टिस हुए। तो वो फिर उस ट्रायल कोर्ट पे होगा कि उसका जो भी फैसला आता है, चाहे महीने में आता है, 4 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है, तो फिर वो फाइनल अथॉरिटी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को नाअहल करते हैं तो उसके लिए बाकायदा किसी कोर्ट की डिक्लेरेशन आपको लेनी पड़ती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, ताकि हमारे नाज़रीन को जरा अच्छी तरह से समझ आ जाए?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्शन कमीशन एक इंतजामी अदारा है और इलेक्शन कमीशन को ये नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। यानी अगर नाअहली मिसाल के तौर पर ट्रिगरिंग इवेंट हम उसको कहते हैं कि एक बंदे की दोहरी शहरियत है, तो दोहरी शहरियत आर्टिकल 63 के वजह से वो तो नाअहल है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कर, इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ नहीं करना, उसने उस दोहरी शहरियत को सामने रख के उसे डिस्क्वालीफाई कर देना है। अगर मिसाल के तौर पर आप टैक्स डिफॉल्टर हैं या बाकी चीजें हैं, ये सारी चली आ रही हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार इस्तेमाल कर ले कि मैं बैठ के एडजुडिकेट कर लूं, मैं बैठ के उसका ट्रायल शुरू कर दूं, ये इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार अगर ज्यादा से ज्यादा भी है तो 139 के तहत आगे पूरे चैप्टर 9 के अंदर दिया हुआ है, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल को ये इख्तियार दिया हुआ है, आगे भी बता दूं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो अगर ऐसा करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से या मिस डिक्लेरेशन अगर कोई आए तो उसमें मैटर को टेकअप कर सकता है, यानी वो ट्रायल की तर्ज पे बाकायदा होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चूंकि बदनीति है, इलेक्शन कमीशन की सिर्फ यहाँ बदनीति नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने पहली तो बात है कि जो मिसाल के तौर पर चले मान लें ये आर्टिकल 63 है, ये इसको ना प्रोसीड करने का इख्तियार है, लेकिन ये प्रोसीड स्पीकर की तरफ से रेफरेंस के नहीं भेज सकता, क्योंकि स्पीकर का रेफरेंस तो आर्टिकल 63 के तहत है। अब 63 के तहत सेक्शन 137 का कोई ताल्लुक नहीं है। 63(1)(p) है कि जब आप नाअहली यानी अगर 232 के हवाले से अगर कोई प्रोविजन आती कि 232 जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन है, वो प्रोसीजर मुकम्मल हो जाए, अगर वो मुकम्मल हो जाए, किसी को सजा हो जाए, तो फिर स्पीकर रेफरेंस भेज सकते हैं। यहाँ तो यहाँ कोई सजा नहीं हुई, यहाँ कुछ हुआ नहीं है, वो अपना वो कहते हैं कि अपना पंजाबी में चले छोड़े, मैं वो मुहावरा नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इलेक्शन कमीशन को एक इंतजामी इदारा के तौर पर मैं 2 दिन पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था मौजूद, तो वहां पाकिस्तान में हो रही थी मिनाजुल कुरान से, वहां फॉरेनर इतने आए थे, उन्होंने ढेर सारे मेरे सामने सवाल रख दिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा दिए कि ये क्या चीज है भाई, ये कोई अदालत आपने बना दी है, इसको तौहीन अदालत का इख्तियार भी मौजूद है। आपको पता है कि इलेक्शन मैंने वो भी चैलेंज किया हुआ है सेक्शन 10 के तहत कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार कहां से आ गया तौहीन अदालत का, और लेकिन वो सेक्शन प्रोवाइडेड है और ये अदालत नहीं है। फिर आपको याद होगा सोहेल साहब, वो जब 5 मखसूस नशिस्तें थी, जब पंजाब असेंबली में जीत गए थे, तो याद है इलेक्शन कमीशन ने एक अदालत, हालांकि मैं ही लेके गया था कि उन्होंने के पास मामला है वो और वो नोटिफिकेशन दे। अच्छा, नोटिफिकेशन देने के बजाय एडजुडिकेशन शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब आइन की तशरीह शुरू कर दी इलेक्शन कमीशन। वो भी इलेक्शन कमीशन कहां से इख्तियार आ गया, वो भी हम लोगों ने देखा। इलेक्शन कमीशन ने वहां भी ओवरस्टेप की जुरिसडिक्शन। फिर यही नहीं है, प्रोविडेंट फंडिंग वाले मामले में देख ले कि प्रोविडेंट फंडिंग में उन्होंने वो मामला अटैच कर लिया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, दोहरी शहरियत के, उनको कह दिया नॉट पाकिस्तानी। वो मामला मैंने टेकअप किया और लाहौर हाईकोर्ट में लेकर आया, तो लाहौर हाईकोर्ट में नादरा ने आके कहा नहीं ये दोहरी शहरियत रखती है बिनश फरीदी साहिबा, तो उस हद तक के वो दोहरी शहरियत रखती है, पाकिस्तानी है, उनके तमाम राइट रहेंगे। दूसरी तरफ जो है कि वो प्रोविडेंट फंडिंग में जो पैसा था, अभी मेरा पैसा है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, ये कौन होते हैं उसको प्रोविडेंट फंडिंग में ले जाने वाले, उस हद तक जो है ना वो वजाहत तलब की हुई है। अच्छा अजहर सदीक साहब, आपकी वजाहत से दो और सवालात उभर रहे हैं और वो ये है कि हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। एक तो आपने दोहरी शरीयत के हवाले से बात की, दोहरी शरीयत के हवाले से आपको याद है कि फैसल वाडा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा थे, अभी तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल किया है, ताहयात नाअहल किया है। तो उसका वो मामला भी जो है वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में भी अब उसका केस चल रहा है। और मैं आपको बताता चलूं, आपने शायद इसकी समातों की खबरें पढ़ी भी होंगी, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई करे, बल्कि सिर्फ उन्होंने ये कि हमने ये देखना है कि जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। अजहर सदीक साहब, आपको ये भी याद होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कई जज साहिबान और चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि ये अभी हमने भी तय करना है कि किसी की भी नाअहली जो है वो लाइफ टाइम यानी ताहयात हो सकती है या नहीं। ये एक अलग क्वेश्चन है जो अभी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला। दूसरी जो बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन जो आपने बात की बदनीयती की,
उसको भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और उन्होंने बाकायदा वो तमाम तफसीलात दी हैं। एक तफसील तो ये दी है कि जब हमने असेंबली से इस्तीफ़े दिए तो वो हमारे इस्तीफ़े जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक्सेप्ट किए थे, लेकिन जब इनकी हुकूमत आई तो इन लोगों ने दोबारा वो कैंसल करा लिए और उनकी जो मुबैना जो ऑडियो लीक्स भी थी, जो शहबाज शरीफ और स्पीकर नेशनल असेंबली के और माबैन जो थी, उसको भी वो चैलेंज किया। दूसरा, उन्होंने ये भी मुद्दा पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने कि हमने बारहा इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि ना सिर्फ मेरी जो है फॉरेन फंडिंग या मेरी जो है इसको प्रूव किया जाए, जो तोशाखाना के जो और केसेस हैं जिसमें और भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनके केसेस भी इकट्ठे किए जाए, लेकिन उनके खिलाफ तोशाखाना का केस नहीं बना और मेरे खिलाफ तोशाखाना का केस बना है। तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने चैलेंज किया है। तो आपका ये नहीं समझ रहे कि तकरीबन तमाम अदालतों में इमरान खान साहब ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तमाम जगहों पे चैलेंज किया और बाकायदा उनको अब जो है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को। तो आप कितने पुरुम्मीद है कि अभी लाहौर हाई कोर्ट में आपने तोशाखाना केस को जो है इसको चैलेंज किया, इसकी डिस्क्वालिफिकेशन को आप किस तरह समझते हैं? जरा शॉर्ट सा में बताइए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ताकि हमारे नाज़रीन को जरा पता चले। अच्छा, एक बात तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बड़ा सीरियस इशू अब आ गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो बदनीति का किरदार, बाइस्ड का, वो अब इतनी ज्यादा एविडेंसेस सामने आ चुकी हैं और आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर जाना डिस्क्वालीफाई वो तो जुए शीर लाने के बराबर है। जस्टिस काजी फाइसा के केस में आपने देख लिया कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला पेंडिंग भी पड़ा है, कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये मामला तो ऐसे हैं जो वहां नहीं हो सकता। तो मैं जो गुजारिश करूंगा, जो मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा आगे, मैंने इसे आगे जाना है कि अगर इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है तो हाई कोर्ट का इख्तियार भी आईनी तौर पर मौजूद है जुडिशियल रिव्यू के अंदर के वहां, क्योंकि ये वाली जो ब्लेटेंट में है ना जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन है, वायलेशन है। जब आप आइन तोड़ दें, 4 और 5 की वायलेशन अगर कर दें आप, तो फिर तो आपको कोई हक नहीं है। इसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाने की जरूरत नहीं है, ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक मामला है उसमें तो कामयाब आप हो जाएंगे कि वो जितना भी मामला है ना, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये वाला जो मामला है कि इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट को कहा जाएगा कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, तो मुझे तो बड़ी कभी उम्मीद है कि इस पे भी बहुत जल्द आप फैसला देखेंगे। अच्छा, अजहर सदीक साहब, थोड़ा शॉर्टली ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब ने अपना रिप्लाई भी जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल की थी कि जो 25 मई का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने वायलेट किया, और उस पे बाद में इमरान खान से उनका जवाब मांगा गया था और आज इमरान खान साहब ने वो जवाब जमा करा दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ रिपोर्टें जमा कराई गई हैं इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, आईजी इस्लामाबाद की तरफ से, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से, जो 25 मई को जो इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करने आए थे और बाद में तो उन्होंने लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया। तो आज इमरान खान में उसने जो है वो टाइम मांगा है कि चूंकि मुझे इसका पता नहीं था। तो इसके बारे में आप कितने पर उम्मीद है, ये जो कंटेम्प्ट की पिटीशन जारी है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो फाइल की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो 2 दफा इनकार कर चुकी है, क्योंकि हुकूमत की ये पुरजोर कोशिश थी कि उनको नोटिस हो जाए और उनको उनके इस लॉन्ग मार्च को जो है वो रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ना तो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है, सिंपल नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि पहले हम इनका जवाब देंगे। इस पे थोड़ा शॉर्ट सा कह दिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अगर 1 मिनट में आप कहें, इसको आप किस तरह देखते हैं, जो कंटेम्प्ट देखिए, पिटीशन है? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि 25 मई वाला वाक़या जब ऑर्डर किया था तो इमरान खान साहब सिग्नल बंद थे और वो अपना लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे और यहाँ पंजाब के अंदर जो हाल किया था, वफाक के अंदर जो हाल किया था, वो आप सबने देख लिया है। वो जो बाकायदा गुल्लू भट्ट वगैरह जिन किसी ने भी इस्तेमाल किया है, तो इमरान खान साहब को तो प्राइमा फेशि मैं नहीं समझता कि उनको नॉलेज था। वोकला की तरफ से अगर अंडरटेकिंग आई है तो वोकला भी वहां तक नहीं पहुंच सके थे, ये भी हमने देखा। या तो वो इमरान खान साहब इसको प्रोलॉन्ग करते, आगे लेकर जाते, तो उन्होंने 26 की तारीख वाले दिन वहां पर लोग आए और आने के बाद वो चढ़े। और दूसरा जो इल्जाम लगाना कि जनाब लोगों ने वायलेंस किया, अगर कोई इनफरादी किसी ने वायलेंस किया तो वो अपने किरदार का खुद हामी, और इसका आप इसका पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा देना, मैं नहीं समझता। और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई तौहीन अदालत का अंसर शामिल है या कोई ऐसी बात नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है और वो करेंगे तो लोगों में बड़ी पजीराई मिलेगी।
बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। एक और वीडियो में आपको दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।